दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों अब हम जेपीएससी पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट 8 को देखेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। कहता है कि झारखंड क्षेत्र समुद्रगुप्त के अधीन था। झारखंड जो क्षेत्र था वह किसके अधीन था? समुद्रगुप्त के अधीन था। यद्यपि गुप्त काल में छोटा नागपुर क्षेत्र मुरंड देश कहा जाता था। रांची और सिंहभूम से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त में से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है ये दोस्तों सही है। तो दोस्तों दोनों ही कथन हमारे सही है। तुम्हारा उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों ही। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि मुंडाओं का शासक क्या कहलाता है? दोस्तों मुंडाओं का शासक कहलाता है ससनदिरी। क्या कहलाता है? ससनदिरी। अगला सवाल है हमारे पास दोस्तों कि उड़ाव समाज का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता है? उड़ाव समाज का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता है दोस्तों? तो पढ़ा पंच अर्थात पंचायत ही कहलाता है। उड़ाव समाज का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता है? तो पढ़ा पंच। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि वसूली राजस्व से मुंडा को कितना कमीशन प्राप्त होता है? वसूली राजस्व से मुंडा को कितना कमीशन दोस्तों प्राप्त होता है? तो वो 16% जो है वसूली राजस्व से मुंडा को कमीशन प्राप्त होता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाली समाज में अगला सवाल है कि संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे माना जाता है? दोस्तों संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान दोस्तों किसे माना जाता है? तो दोस्तों चूल्हा का टूटना जो है ये संथाली समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान होता है। दोस्तों चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि ढोकलो सोहर किस खड़िया गांव का प्रधान होता है? ढोकलो सोहर किस खड़िया गांव का प्रधान होता है? दोस्तों तो ये जो है आपके ढोलकी खड़िया का भी और दूध खड़िया का भी, ठीक है, ढोलकी खड़िया का भी और दूध खड़िया का भी जो है ढोकलो सोहर जो है ढोलकी खड़िया और दूध खड़िया का भी प्रधान होता है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा ए एवं बी दोनों ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम मुखिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखिया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? बिंझिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख जो है ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो इन्हें आप करटाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? करटाहा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि सदान कौन है? सदान जो है ये कौन है दोस्तों? तो ये जो है गैर जनजाति मूल निवासी है सदान। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? तो A.K. राय ने ही जो है धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? दोस्तों तो साहिबगंज को अशांत घोषित कर दिया गया दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के साहिबगंज जो क्षेत्र थे उन्हें अशांत घोषित कर दिया गया था। अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस स्थिति को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए थे? निम्न में से किस स्थिति को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत जो है शहीद हो गए थे? दोस्तों तो 14 फरवरी 1832 को ही बुद्धू भगत लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगला सवाल है कि 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से क्या था? दोस्तों 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह दोस्तों क्या था? दोस्तों तो मुर्गा था। क्या था? मुर्गा ही इनका चिन्ह था। अगला सवाल है दोस्तों कहता है कि आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष में किया गया था? आदिवासी महासभा का गठन दोस्तों ये किस वर्ष में किया गया था? तो 1938
1938 ईस्वी में ही आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1938 में। अगला सवाल है, किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया? किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया दोस्तों? तो 1941 में ही दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य गठन के बाद किन दो जातियों को अनुसूचित जनजाति समवर्ग में शामिल किया गया दोस्तों? तो किसे? कंवर एवं कोल को। कंवर एवं कोल को जो है इन दो जातियों को अनुसूचित जनजाति समवर्ग में शामिल किया गया। अगला है, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उड़ाव छोटा नागपुर लिखकर उड़ाव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। ठीक है, कौन थे वो थे शरद चंद्र राय। कौन थे? शरद चंद्र राय ने ही यह एक मानव शास्त्री थे जिन्होंने 1915 में जो है द उड़ाव छोटा नागपुर लिखकर उड़ाव जनजाति के बारे में जो है बहुत ही जानकारी दी थी, विस्तृत जानकारी दी थी दोस्तों। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो खूटकट्टी भूमि कहा जाता है। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? खूटकट्टी भूमि। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं? हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं दोस्तों? तो अपू के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से? अपू के नाम से पुकारते हैं अपने पिता को हो जनजाति में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आदिम जाति असुर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं? आदिम जनजाति जो असुर है, आदिम जाति जो असुर हैं वो झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं दोस्तों? तो ये गुमला में जो है सर्वाधिक निवास करते हैं आदिम जाति असुर। अगला सवाल है दोस्तों कि आपको इन कथनों पर विचार करना है बहुरा त्योहार के संदर्भ में। ठीक है, कहता है कि यह त्योहार भादो मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ठीक है, और क्या कहता है कि इस त्योहार को राइज बहरलक भी कहा जाता है, और फिर कहा जाता है कि इसे महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो दोस्तों हमारा तीनों ही सही है। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा जवाब हो जाएगा 1 एवं 2 एवं 3। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। तीनों ही कथन सही है। अगला सवाल है कि जदुर किस प्रकार का नृत्य है दोस्तों? जदुर जो है ये किस प्रकार का नृत्य है दोस्तों? ये एक सामूहिक नृत्य है, जदुर नृत्य। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आप इन कथनों पर विचार करें मांदर वाद्य यंत्र के संदर्भ में। मांदर वाद्य यंत्र के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। दोस्तों कहता है कि इस वाद्य को राजवाद्य कहा जाता है। बिल्कुल सही। फिर नेक्स्ट कहता है कि इस वाद्य यंत्र का निर्माण जो है मिट्टी के द्वारा किया जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि यह अंदर से खोखला होता है। बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एवं 3। तीनों ही कथन सत्य हैं। चलते दोस्तों अगला सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे कहता है कि चतरा का खोया बनारू क्यों प्रसिद्ध है? चतरा का खोया बनारू जो है ये दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सबसे पहली बात कि यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षक एवं मनोरम स्थल है, और दूसरा है कि चारों ओर की नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए एवं दोनों ही कारण है कि क्यों चतरा का खोया बनारू प्रसिद्ध है। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए जनजाति समाज में कौन सी संस्थाएं स्थापित है दोस्तों? ठीक है, कहता है सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए जनजाति समाज में कौन सी संस्थाएं स्थापित है दोस्तों? तो बात करें तो यहाँ पे जो है धूमकड़िया, उड़ाव, गीतियों, खड़िया का, कोड़वाड़, सोरैया, पहाड़िया, घोटुल संथाल का, गीति ओड़ा मुंडा, गोती ओड़ा हो, कोरा, असुर, बिरहोर का। तुम्हारा उपयुक्त सभी ही ठीक है संस्थाएं स्थापित है सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए जनजाति समाज में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है सचिवालय। क्या होता है? सचिवालय। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है कैसा? तो त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय।
चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है दोस्तों? तो ये जो देश का 22वां उच्च न्यायालय है, झारखंड का उच्च न्यायालय। अगला सवाल है कि रांची स्थित तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबंध विज्ञान संस्थान की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो ये अवस्थित है हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में ही है झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT जमशेदपुर, जिसे 27 दिसंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुडुख डंडी के लेखक कौन है दोस्तों? कुडुख डंडी के लेखक जो है कौन है, जिन्हें 2005 में साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो हमारा जवाब हो जाएगा बिहारी लकड़ा। बिहारी लकड़ा ने ही 2005 में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुडुख डंडी के लेखक हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक शही रावण काना किसकी कृति है दोस्तों? ठीक है, कहता है कि साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक शही रावण काना किसकी कृति है? तो ये भोगला सोरेन की कृति है। किसकी कृति है? भोगला सोरेन की। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है क्या? झारखंड का प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है क्या दोस्तों? तो यह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला सवाल है कि झारखंड के प्रथम उपन्यासकार रामचीज सिंह वल्लभ का प्रथम उपन्यास ललिता का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो ये 1909 ईस्वी में हुआ था। किस वर्ष? 1909। अगला सवाल है रांची से प्रकाशित नारी केंद्रित पत्रिका विनीता हितैषी के नियमित लेखक कौन थे दोस्तों? तो इनके नियमित लेखक थे ठाकुर गदाधर सिंह भी, बालकृष्ण सहाय भी और भाग्यवती देवी क्षत्रिय भी। तुम्हारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ही रांची से प्रकाशित नारी केंद्रित पत्रिका वनिता हितैषी के नियमित लेखक थे दोस्तों। चलते दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता आया है दोस्तों? तो किस में? सबसे पहली बात तो जमशेदपुर में भी होता आया है और रांची में भी होता आया है। तुम्हारा जवाब हो जाएगा A एवं B दोनों ही दोस्तों। चलते दोस्तों हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संजीव कुमार सिंह और धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो दोस्तों ये किस खेल के प्रशिक्षक हैं? ये तीर अंदाजी के प्रशिक्षक हैं। संजीव कुमार सिंह और धर्मेंद्र तिवारी जो है तीर अंदाजी के प्रशिक्षक हैं दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो दोस्तों इन्होंने प्रशिक्षण जो है ये टाटा धनुर्विद्या अकादमी से प्राप्त किया था। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो पीके बनर्जी का संबंध जो है ये फुटबॉल से है दोस्तों। किससे है? फुटबॉल से। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि झारखंड में स्थापित होने वाली देश की पहली खेल विश्वविद्यालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? झारखंड में स्थापित होने वाली देश की पहली खेल विश्वविद्यालय के संबंध में बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो है दोस्तों ये सही है दोस्तों। तो पहला कहता है ऑप्शन हमसे कि खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार और CCL के बीच 30 वर्ष के लिए MOU हुआ है दोस्तों। यही कथन जो है हमारा सत्य है। चलते दोस्तों अगला सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दिया गया है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है, एक मिनट दोस्तों, हमारा अगला सवाल हमसे कहता है
कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। कहता है कि अब तक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 अधिनियम में कुल 26 संशोधन किए गए हैं दोस्तों। कितने संशोधन? 26 संशोधन किए गए हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि एसपीटी एक्ट के तहत गांव के मुखिया का पद अहस्तांतरणीय था। तो दोस्तों ये भी सही है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा कि हमारे जो है दोनों ही कथन जो है सत्य हैं। अगला सवाल है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों का भूमि कानून बनाने में सबसे बड़ा योगदान है। निम्नलिखित में से किन दो व्यक्तियों का भूमि कानून बनवाने में सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों? तो सबसे बड़ा योगदान है मेजर हर्स्ट का, मेजर हर्स्ट और बाबू रखालदास का। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि आपको बताना है कि भूमि सर्वे में तेरीज क्या है। भूमि सर्वे में जो है तेरीज दोस्तों ये क्या है दोस्तों? तो ये है अमीन के पास विगत सर्वे के खतियान का सारांश है भूमि सर्वे में तेरीज का अर्थ। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि सीएनटी एक्ट के सफल नहीं होने के मुख्य कारण क्या है। सीएनटी एक्ट के सफल नहीं होने के दोस्तों मुख्य कारण क्या है? कहता है कि लोगों के जागरूकता की कमी, आदिवासी एकता एवं एकजुटता का अभाव। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन जो है गलत हैं। ठीक है, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत हैं। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है दोस्तों। तो ये 1908 की धारा 46 के अंतर्गत ही, ठीक है, 1908 की धारा 46 के तहत ही अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? कौन सा कथन जो सत्य है दोस्तों? कहता है कि सबसे पहला कि यह अधिनियम के निर्माण में मैकफर्सन, एनलोसन और एनलशोन और गेंजर ने सर्वे सेटलमेंट किया था दोस्तों। तो ये सही है। दूसरा कहता है कि संथाल क्रांति आंदोलन का जनक माना जाता है। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों ही। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि आपको बताना है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द करने के लिए योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि ना किया गया हो दोस्तों। तो कितने वर्षों तक कृषि ना किया गया हो? 5 वर्षों तक अगर कृषि ना किया गया हो तभी। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा के तहत रैयत भूमि का विनियमन किया जा सकता है। ठीक है, तो किस धारा के तहत? धारा 20 के तहत। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल है क्या? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत क्या शामिल है इनमें से? तो दोस्तों इनमें से जो है सभी ही शामिल हैं दोस्तों। जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, ठीक है, ये भी शामिल है। जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम वैशाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष। तीसरा, जहां कृषि परियोजना के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कहता है कि वह भूखंड जो रैयत का हो और पृथक रैयती का विषय हो। वह भूखंड जो रैयत का हो और पृथक रैयती का दोस्तों ये विषय हो। तो दोस्तों ये कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का योगदान रहता है कितना? भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का योगदान जो है कितना रहता है दोस्तों? तो 1/3 भाग रहता है। कितना रहता है? 1/3 भाग रहता है भारत के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का दोस्तों योगदान। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है? किस खनिज का जो है एकमात्र उत्पादक जो झारखंड राज्य है दोस्तों? तो यूरेनियम एवं पायराइट का
ठीक है, इसी खनिज का जो है एकमात्र उत्पादक जो है झारखंड राज्य है, यूरेनियम एंड पाइराइट का। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है दोस्तों कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के किस जिला में पाया जाता है। बेंटोनाइट निक्षेप जो है ये झारखंड के किस जिले में पाया जाता है दोस्तों? तो ये साहेबगंज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साहेबगंज में। दोस्तों बेंटोनाइट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें लगभग सभी प्रकार के निक्षेप झारखंड में पाए जाते हैं। राज्य के साहेबगंज जिले के बरहड़वा में और तीन पहाड़ में, बाकुडी और तलझारी में, ठीक है, आदि क्षेत्रों में जो है बेंटोनाइट निक्षेप पाए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है घेरे हुए है दोस्तों? तो ये जो है 47.8% क्षेत्र जो है ये घेरे हुए हैं। छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल 47.8% क्षेत्र को घेरे हुए हैं। अगला सवाल है कि झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? झारखंड की जलवायु में दोस्तों कितने मौसम प्रचलित हैं? तो झारखंड राज्य में 3 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी? ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा, ठीक है। तो हमारा जवाब हो जाएगा शीत, ग्रीष्म व वर्षा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो बंगाल के शोक के नाम से भी जानी जाती है? तो दामोदर को ही बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है? तो दोस्तों ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मोतीझरा जो है जलप्रपात है ये दोस्तों, ये किस नदी पर अवस्थित है दोस्तों? तो ये अजय नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? अजय नदी पर ही अवस्थित है मोतीझरा जलप्रपात। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी है। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी दोस्तों इनमें से कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ही नवीन प्रकार की मिट्टी है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है कि किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? किस वृक्ष को पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है? तो साल वृक्ष को ही पर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है दोस्तों। अगला सवाल है कि झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कितनी दोस्तों? तो यह है 5 वर्ष। अगला सवाल है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकार का कितना भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है दोस्तों? तो 1/3 भाग। कितना भाग? 1/3 भाग जो है प्रथम किस्त के रूप में अदा करना जो है अनिवार्य है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि जो है सहायता के रूप में दोस्तों दी जाएगी? कितनी राशि? तो 35,000 रुपये जो है सहायता के रूप में दी जाएगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये दोनों राज्य झारखंड के समक्ष ही जन्म लिए थे, ठीक है। इन्होंने स्थानीय नीति घोषित कर, पर झारखंड में अब बहुत दिनों तक स्थानीय नीति स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बन पाई है? छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये दोनों राज्य जो है झारखंड के समक्ष ही जन्म लिए थे। इन्होंने स्थायी नीति घोषित किया, पर झारखंड में अब बहुत दिनों तक स्थानीय नीति जो है स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बन पाया दोस्तों इसका कारण है, पहली बात तो औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए नियमों का अब तक परिपालन होना। दूसरा कारण क्या है कि झारखंड के 13 जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र बनाए जाने के कारण। और तीसरा कारण है झारखंड के संविधान का घोर उपेक्षा किए जाने के कारण। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि किस देश की सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग HEC की स्थापना हुई है दोस्तों? तो ये रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से, रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ही जो है झारखंड में जो है भारी इंजीनियरिंग उद्योग जो है ये स्थापित की गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है दोस्तों? तो इसमें जो है एस्बेस्टस वस्तु का ही निर्माण किया जाता है झारखंड अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा। दोस्तों हमारा अगला सवाल है
कि झारखंड में स्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है। झारखंड में स्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है दोस्तों? तो एग्रीको के द्वारा। किसके द्वारा? एग्रीको कंपनी के द्वारा ही जो है कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है झारखंड में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों? तो ये जो है 1925 ईस्वी में ही झारखंड की राजधानी रांची में जो है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है ये कौन है? सिंदरी है। कौन है? सिंदरी ही पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आप जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कहता है कि झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के अंतर्गत PPP मॉडल के आधार पर औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाना है। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। नेक्स्ट हमसे कहता है कि राज्य में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए झारखंड सरकार और गेल इंडिया लिमिटेड के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। तो दोस्तों ये कथन भी सही है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों कि 1 एवं 2 दोनों ही सही है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया है दोस्तों? तो रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है HEC, किसको? HEC को जो है केंद्र में रखकर किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग तथा बच्चों को लर्निंग लेवल हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है दोस्तों? ठीक है, तो ये कौन सा कार्यक्रम चलाया गया दोस्तों? तो ये जो है हमारे ई-विद्या वाहिनी, ठीक है, ई-विद्या वाहिनी कार्यक्रम ही चलाया जा रहा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है महिला अत्याचार पर नियंत्रण। क्या है? महिला अत्याचार पर नियंत्रण ही जीवन आशा योजना समाज कल्याण का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में किस योजना का विस्तार अक्टूबर 2016 में किया गया था दोस्तों? तो साइकिल वितरण योजना का जो है क्या बोलते हैं विस्तार जो है ये अक्टूबर 2016 में किया गया था दोस्तों। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आदिम जनजाति को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहिता महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि देने का दोस्तों ये प्रावधान है? तो मासिक 600 राशि देने का प्रावधान है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के लिए झारखंड के डैश तथा बाहर के डैश जगह चुने गए हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड में डैश तथा बाहर के डैश जगह चुने हुए। तो दोस्तों झारखंड के 6 और बाहर के 11 जगह जो है चुने गए हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये पलामू जिले में है राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला सवाल है उधवा पक्षी विहार किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? तो उधवा पक्षी विहार जो है ये साहेबगंज में अवस्थित है। किस कहाँ पे? साहेबगंज में ही अवस्थित है उधवा पक्षी विहार। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का दोस्तों क्या उद्देश्य है? इसका यही उद्देश्य है मेन कि बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला है पलामू। कौन है? पलामू। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का क्या मुख्य उद्देश्य है? झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का जो दोस्तों क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सबसे पहली बात कि राज्य में पर्यटकों की संख्या को बढ़ाना, रोजगार के अवसर का निर्माण करना और राज्य की आय में वृद्धि करना। ठीक है, तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि जैव विविधता के स्तर हैं। जैव विविधता के दोस्तों क्या स्तर हैं? तो इनके स्तर है सबसे पहली बात कि आनुवांशिक विविधता और प्रजाति विविधता और फिर पारिस्थितिक विविधता। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि पारिस्थितिक तंत्र में होता है क्या? पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों क्या होता है? तो ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है पारिस्थितिक तंत्र में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि
भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कौन से जिले शामिल हैं? भूकंप जोन 2 के तहत दोस्तों गोड्डा तथा साहेबगंज जिला जो है ये शामिल है। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीक कार्यों का संचालन करता है? दोस्तों ये कौन सा संस्थान करता है? तो JSAC। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ने लगता है? झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा जो है नकारात्मक प्रभाव जो है दिखाई पड़ने लगता है? दोस्तों तो सबसे पहली बात क्या होता है कि धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा है मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि जैविक आपदाएं हैं क्या? जैविक आपदाएं दोस्तों ये क्या है? तो ये है सबसे पहली बात महामारियां भी हैं, कीटों का हमला भी है और जहरीला भोजन या पेय भी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन है? भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला जो प्रदेश है दोस्तों ये कौन है? दोस्तों तो ये है झारखंड। कौन है? झारखंड ही भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश है। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड के जमशेदपुर को ही जो है खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? झारखंड महादेव के नाम से कौन जाना जाता है? दोस्तों बैद्यनाथ धाम को ही झारखंड महादेव के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? दोस्तों तो धनबाद को जो है खदानों का शहर कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि बाल साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित संताली कविता संग्रह झारू मझा झुंड के लेखक कौन है? दोस्तों तो इनके लेखक है लक्ष्मण चंद्र सोरेन। लक्ष्मण चंद्र सोरेन ने ही जो है बाल साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है इन्हें। संताली कविता का संग्रह इन्होंने लिखा है झारू मझा झुंड। अगला सवाल है कि बजट 2019 से 20 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? दोस्तों तो ये 76%, राज्य की 76% जो संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। अगला सवाल है दोस्तों कि झारखंड में अमृत योजना के अंतर्गत कितने शहरों का चयन किया गया है? झारखंड में अमृत योजना के अंतर्गत दोस्तों कितने शहरों का चयन किया गया? दोस्तों तो 7 शहरों का चयन किया गया है। कितने शहरों का? 7 शहरों का चयन किया गया है। अगला सवाल है कि पिछले दिनों में निम्न में से कौन सा एक अभियान त्योहार झारखंड में आयोजित किया गया था? दोस्तों तो झारखंड में आयुष्मान भारत पखवाड़ा का जो है अभियान जो है ये त्योहार जो है ये आयोजित किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2019 में झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2019 में झारखंड को कौन सा जो है स्थान है दोस्तों ये प्राप्त हुआ है? तो इन्हें जो है अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2019 में। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड पुलिस द्वारा आम जनता को बिना थाना गए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? दोस्तों तो समाधान पोर्टल शुरू किया गया है। कौन सा पोर्टल? समाधान पोर्टल।